गुड मॉर्निंग, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद जूम क्लासेस और यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट असिस्टेंट एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और टारगेट हम लोग का दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और हम लोग यहाँ पर यूनिट 8 को डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट 8 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में एडीडीआई मॉडल पढ़ा था। एडीडीआई मॉडल किसके अंतर्गत आता है? तो आपका आता है आपका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, मतलब आपका अनुदेशनात्मक जो अभिकल्प है, अनुदेशनात्मक जो प्रारूप है, उसके अंतर्गत जो आपके मॉडल्स आते हैं, जो प्रतिमान आते हैं, उन प्रतिमान का विकास कैसे होता है, उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने एडीडीआई मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाने के लिए हम लोग मॉडल्स को तैयार करते हैं, हम लोग पीपीटीज को तैयार करते हैं, हम लोग उनके जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं उनको किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करें उनके सामने, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज हम लोग का टॉपिक है एसईओ। आज जो दूसरी के बाद हम लोग सेकंड टॉपिक हम लोग का जो एसईओ टॉपिक है, ठीक है, लिखेंगे। छोटा दिखाई दे तो बताइएगा, बड़ा लिख देंगे। ठीक, एसईओ टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले। एसईओ मॉडल को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कौन सा? एसईओ मॉडल को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, एसईओ मॉडल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एसईओ को, आपको कहीं पर भी आप देखेंगे एसईओ होता है। एसईओ का मतलब क्या होता है? ये फुल फॉर्म या आपके शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि ये होता क्या है। तो यह जो है एक प्रकार का अनुदेशनात्मक डिजाइन मॉडल है, मतलब कह सकते हैं कि इट इज एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल दैट हैज द गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि यह किस लिए प्रयोग में किया जाता है। तो यह जो है एक अनुदेशनात्मक मॉडल है, जिसमें हम लोग जो हम लोग टीचिंग करते हैं, जो हम लोग लर्निंग करते हैं, उसको प्रभावी रूप से उसका लक्ष्य, इसका लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य होता है कि टीचिंग एंड लर्निंग को इफेक्टिव बनाना। ठीक है, इसका गोल क्या होता है? गोल अगर बात करेंगे, इसके गोल की बात करेंगे, इसका गोल क्या है कि जो हम लोग इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग करना, मतलब इफेक्टिव बनाने की बात करता है आपका। इफेक्टिव क्या बनाना है? टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड ठीक, टीचिंग एंड लर्निंग के काम करते हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये इसका गोल क्या होता है? आपसे कोई पूछेगा गोल क्या होता है, तो इसका गोल होता है कि जो है इसका गोल होता है कि शिक्षण और अधिगम दोनों को जो है प्रभावशाली बनाना, इसका लक्ष्य होता है। जबकि हम लोगों ने एडीडीआई मॉडल पढ़ा था, तो एडीडीआई मॉडल का मेन पर्पस क्या था कि हम कंटेंट को लर्नर के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करें, पूरा का पूरा फोकस वहां पर रहता था। इसमें क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की। इसके फुल फॉर्म में आप सबसे पहले हम लोग का बात करेंगे एसईओ। ठीक, ठीक, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका क्या होता है? सबसे पहले ए का मतलब क्या होता है? ए का होता है एनालाइज लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले ए का एनालाइज होता है। ठीक, एनालाइज होता है आपका, एनालाइज होता है। एनालाइज में क्या होता है? विश्लेषण आपका होता है। फिर एस, एस का मतलब स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, स्टेट ऑब्जेक्टिव, इसको हम ब्रैकेट पे लिखते जाते हैं। एनालाइज, एनालाइज मतलब विश्लेषण होता है। ठीक, स्टेट ऑब्जेक्टिव, स्टेट ऑब्जेक्टिव का मतलब राज्य के मानक व उद्देश्य या राज्य के उद्देश्य।
राज्य के उद्देश्य होता है। फिर आपका दूसरा एस से क्या होता है, आपका सिलेक्ट मॉडिफिकेशन और डिजाइनिंग मटेरियल होता है। यहाँ पे सिलेक्ट होता है, कुल मिला के सिलेक्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे सिलेक्ट क्या करना है। सिलेक्ट का मतलब होता है चयन, ठीक है, चयन करेंगे हम लोग। फिर यू का मतलब होता है यूटिलाइज मटेरियल होता है आपका, ठीक है। यू का क्या होता है, यूटिलाइज मटेरियल। यूटिलाइज मीन्स होता है मटेरियल, यूटिलाइज मटेरियल मतलब कि हम लिखेंगे यू का मतलब सामग्री का उपयोग कर, ठीक है। सामग्री का उपयोग होता है आपका। फिर आर, आर का मतलब क्या होता है, आर से अगर हम लोग देखेंगे तो आर का होता है रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर लर्नर्स रिस्पॉन्स। छोटा लेकिन याद करेंगे, रिक्वायर अभी लिखते हैं ना, ठीक। रिक्वायर, रिक्वायर मतलब क्या होता है, आवश्यकता, ठीक है ना, आवश्यकता। रिक्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आवश्यकता। कहते नहीं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायर होता है। और लास्ट में आप लोग जानते हैं, लास्ट में आपका इवेल्युएशन आएगा आपका, ठीक है, इवेल्युएशन आएगा आपका। इतना होता है। तो ये आपका फुल फॉर्म होता है एसईओ का। एसईओ में सबसे पहले क्या होता है, हम लोग आप और हम लोग ये देख रहे हैं कि जब से हम लोग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेप एनालाइज करना, विश्लेषण करना। कोई भी चीज हो तो उसमें सबसे पहले किसी को विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है। दूसरे में रहता है स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, मतलब राज्य के उद्देश्य क्या होंगे। तीसरे में कह रहा है कि सिलेक्ट, सिलेक्ट क्या करना है कि जो भी मटेरियल्स हम लोग को, जो भी चीजें बनानी, जो मॉडल बनाना है, उस मॉडल से संबंधित जो भी जितनी भी चीजें हैं उनको सिलेक्ट करना है, मॉडिफाई करना है, डिजाइन करना है, मटेरियल को कलेक्ट करना है। तो तमाम तरीके की चीजें होता है। फिर कहते हैं कि जो भी मटेरियल्स है उन मटेरियल को किस तरीके से यूज करेंगे तो यूटिलाइज हो जाएगा। यूटिलाइज के बाद आपका रिक्वायर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, रिक्वायर होगा, रिक्वायर बाद इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है कि आप मान लो कोई काम करने जा रहे हो, सबसे पहले आप क्या करोगे कि जगह को देखोगे, जगह को देखने के बाद उसके एनवायरनमेंट को देखो। जब ये चीजें आप किसी भी काम को करने से पहले आप कहीं पर जाते हो, जाने से पहले आप वहां के एटमॉस्फेयर को भापते हैं, एटमॉस्फेयर को जानते हैं, तभी वहां पर हम कदम रखते हैं। तो या फिर मान लो हम कोई स्कूल में एडमिशन लेने आ रहे हैं, तो एडमिशन लेने से पहले हम लोग वहाँ का पूरा एनालिसिस करते हैं ना, कि उसकी क्या ग्रेडिंग है, पढ़ाई कैसी होती है, वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, स्पोर्ट्स है कि नहीं है, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं कि नहीं होते। तो तमाम तरीके की जब हम चीजें करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एनालाइज होता है, विश्लेषण हम करते हैं। विश्लेषण करने में ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं कि हम क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग वो चीजें हैं कि नहीं है। फिर इसके बाद मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। मटेरियल इन द सेंस आप कह सकते हो क्लासेस, आप जो है किस क्लास में आप जो है एडमिशन ले रहे हो उसको कर सकते हैं। फिर यू का यूटिलाइज होता है, यूटिलाइज मींस उपयोग करना, कि जो भी मटेरियल्स वहां से मिल रहे, जैसे वहां लाइब्रेरीज है आपके, ठीक है ना, वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती हैं आपकी, कंप्यूटर की क्लासेस भी चलती हैं। तो यूटिलाइज मटेरियल में आपका आ गया। फिर रिक्वायर्ड लर्नर रिस्पॉन्स, फिर इसमें आता है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, कि हमारी जो आवश्यकता है, हम आवश्यकता को भी जो लिखते हैं वो आवश्यकता वाली चीजें भी हमारे पास आती है वहां से। तो तमाम तरीके की चीजों को देखने के बाद ये इवेल्युएशन होता है, ठीक है ना। अब चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर। क्लियर। तो अगर पूरा ना वैसे शॉर्ट में इसको एनालाइज बोलते हैं, लेकिन एनालाइज के साथ यहाँ पे और भी चीजें जुड़ती हैं, क्योंकि एनालाइज जो है एडीडीआई मॉडल में भी होता है, लेकिन इसमें एनालाइज होता है एनालाइज लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स।
ठीक, एनालाइज कनेक्टेड, ठीक, यहाँ पर ये होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, सीखने वाले की विशेषताओं का विश्लेषण करना, ठीक है, लिखेंगे सीखने वाले की, सीखने वाले की सीखने वाले की विशेषताओं का विश्लेषण करना। अब एनालाइज का मतलब आपको फुल्ली तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एनालाइज का मतलब क्या होता है। एसईओ में जब कभी हम बात करते हैं एनालाइज का, तो एनालाइज का मतलब क्या होता है, कह सकते हैं कि यह जो है इस प्रक्रिया का ये पहला कदम है कि जिसमें शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों की विशेषताओं का पहचान करना चाहिए। अब जैसे मान लो आप टीचर्स हो या हम टीचर्स हैं, तो हम जब क्लासरूम में जाएं तो क्लासरूम में जाने से पहले हमें अपने सभी विद्यार्थियों के बारे में उनके अंदर क्या क्षमता है, क्या एबिलिटी है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। कह सकते हैं द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज दैट द टीचर शुड एनालाइज द एट्रीब्यूट ऑफ हर लर्नर्स। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग कह सकते हैं कि देयर शुड बी अ फोकस ऑन दोज learner characteristics which are associated with the learning outcomes desires। ठीक, मतलब क्या हो सकता है, दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि जो है उन शिक्षार्थियों या उन विद्यार्थियों की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। देखिए कह रहा उन विद्यार्थियों की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो वांछित सीखने के परिणामों से जुड़े थे। वांछित मतलब जो चीज वो सीखने आते हैं, मतलब कहते हैं कि लर्निंग आउटकम डिजायर पर ये फोकस करते हैं। किस पर? लर्निंग आउटकम लर्निंग आउटकम डिजायर, ठीक, लर्निंग आउटकम डिजायर पर, वांछित सीखने पर, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर फोकस करता है, क्या करता है, ये फोकस कर रहे हैं, ठीक, फोकस किस पे कर रहे हैं, इस पर करके लर्निंग आउटकम डिजायर, ठीक है ना, मतलब सीखने के जो आपके जो परिणाम है उस पर है, वांछित सीखने के परिणामों से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, क्या वांछित वांछित सीखने के परिणाम की बात करता है ना। यहाँ पर ये चीज ध्यान दीजिएगा ना कि ये क्या चीज कह रहा है, फोकस कर रहा है ना पूरा का पूरा कि वांछित सीखने के परिणाम। वांछित का मतलब होता है जो चीज हमें सीखनी है, जो हमारा मेन पर्पस होता है उससे, ठीक है। मुख्य उद्देश्य जो होता है उससे संबंधित ये होता है हमारा। क्लियर ये पॉइंट। फिर इसमें और क्या कहता है, इसमें आपसे और कहता है कि यहाँ पे जो इकट्ठा की गई जानकारियां हैं उन मतलब इकट्ठा की गई जानकारी प्रक्रिया के अन्य चरणों के संबंध में आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की मदद भी करेगा। मतलब कि आपने जो भी बच्चे के बारे में जाना है, जो भी आपने जिसको आप सिखाने जा रहे हैं, जिसके लिए आप काम करने जा रहे हैं, यदि उसके बारे में आपने जानकारी पूरी इकट्ठा कर ली है तो आगे भविष्य में जितने भी कदम आप उठाएंगे उन कदमों में आपकी सहायता जरूर मिलेगी, ऐसा इसमें कहते हैं। ये पहला पॉइंट आपको बताइए, क्लियर हुआ सभी को? बताएं आप सभी। जी सर। क्लियर है ना, पहले पॉइंट में कोई डाउट नहीं है। अब इसमें और भी चीजें, अब इसमें इंक्लूड क्या होती है कि हम जानकारियां क्या क्या लेते हैं। हमें पता है कि हम इसका विश्लेषण तो करें कि सीखने वाले की विशेषताओं का विश्लेषण करें, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें हम लोग उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ये भी आप जान लो। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि
कि द जनरल एट्रीब्यूट्स ऑफ योर लर्नर्स सच एज एज, एकेडमिक एबिलिटीज, जेंडर, इंटरेस्ट, ईटीसी। मतलब कि यहाँ पर हम जो भी हमारे लर्नर्स हैं उन लर्नर्स के बारे में हम लोग क्या जानने का प्रयास करते हैं, हम लोग उनके शिक्षार्थियों की सामान्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग एज के बारे में जानना चाहते हैं, एज क्या है, सबसे पहले पॉइंट एज है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम कह सकते हैं कॉमा करके, नेक्स्ट में हम कह सकते हैं उससे एकेडमिक एबिलिटीज हम जानेंगे। एकेडमिक एबिलिटीज के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको शैक्षणिक क्षमता, शैक्षणिक उपलब्धि कहते हैं या शैक्षणिक क्षमता, शैक्षणिक क्षमता होती है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। एज मीन्स आयु उसकी क्या है, उसकी आयु के जानने का हम प्रयास करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उसके हम लोग जेंडर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। किसमें, जेंडर, ठीक, जेंडर में लिंग, कि मेल है कि फीमेल है कि मैस्कुलिन जेंडर, जो भी है आपका है, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट हम लोग चेक करते हैं कि इंटरेस्ट उसका किस में है। इंटरेस्ट में रुचियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटेंसीज के बारे में, प्रायर कॉम्पिटेंसीज, पूर्व दक्षताएं, जिसको हम लोग प्रायर कॉम्पिटेंसीज बोल सकते हैं। यहाँ पर इसको भी लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा, ठीक है। अभी पूछेंगे हम कहाँ की कैसे पूछेगा। ये प्रायर कॉम्पिटेंसीज है, कॉम्पिटेंसीज, प्रायर कॉम्पिटेंसीज को लोग बोलते हैं पूर्व क्षमता या पूर्व दक्षता, पूर्व क्षमता ऑब्लिक दक्षता, फिर ये आता है आपका। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सीखने की शैलियों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। जैसे श्रवण, दृश्य और स्पर्श, मतलब कि इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें और हम लोग इसमें क्या चेक करते हैं कि वो किस तरीके से सीखने में सक्षम है, किस तरीके से सीखने में उसको ज्यादा सहायता मिलती है। तो इसमें क्या करेंगे, ऑडिटरी, ऑडिटरी हो जाएगा, ऑडिटरी के बाद विजुअल हो जाएगा, विजुअल हो जाएगा, विजुअल के बाद आपका टैक्टाइल हो जाएगा, टैक्टाइल हो जाएगा। ऑडिटरी, ऑडिटरी का मतलब ऑडिटरी में होता है आपका क्या, श्रवण, सुनना, विजुअल मीन्स दृश्य, वही देखना। और टैक्टाइल मीन्स क्या होता है आपका, स्पर्श, छूकर, ठीक। अब कोई इतनी चीजें हम लोगों ने लिख ली। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा इसके बारे में भी जान लो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रायर कॉम्पिटेंसीज जो है एसईओ मॉडल में किसके अंतर्गत आता है। आपको पूरे स्टेप दे देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 स्टेप देंगे, कहेंगे किस में आएगा आपका। तो आपको वहां पर ध्यान रखना होगा कि पूर्व क्षमता या पूर्व दक्षता, प्रायर कॉम्पिटेंसीज जो है आपकी एनालाइज में आपका आता है, ठीक है ना। अगर पूछ लेगा उसमें आपसे कि ऑडिटरी, ठीक, अगर उसमें आपसे पूछ लेता है कि ऑडिटरी किस में आएगा, विजुअल किस में आएगा, टैक्टाइल किस में आएगा, तो आप बता सकते हैं कि आपका एनालाइज में ये सब चीजें आने वाली हैं, जो चीजें मैंने बताई हैं। इसलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब जो है एग्जाम में आपके कोडिंग के रूप में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, नॉर्मल बिहेव में कम पूछे जाते हैं ना।
तो ये चीजें लिख लिया, इसको नोट कर लिया, तो हम लोग आगे चले। बताइए वाला होता है, ये आपका सेकंड वाला होता है स्टेट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं राज्य के। सर वहां बोलिए। सर ये जो आपने सेकंड पॉइंट बताया है, एज, एकेडमिक एबिलिटीज वगैरह, ये कौन दो सेकेंड, देखता है? क्या चीज बता रहे? ये सारी चीजें कौन देखता है, जो एज, टीचर, टीचर एबिलिटी के लिए और होता है, जेंडर क्योंकि वगैरह? यहाँ पे जो आपको करना है, यहाँ पे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो उससे पहले कह रहा है कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है ना, अनुदेशनात्मक प्रारूप है कि हम किसी को बताने जा रहे, इंस्ट्रक्शंस देने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें उसके बारे में पूरी क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, वो चीजें आपसे बता रहा है। तो यहाँ पर टीचर को पता होना चाहिए। या मान लो बड़े स्तर पर कोई होता है जो स्कूल कॉलेज चलाते हैं, जो मैनेजर होता है, उस वहां पर मैनेजर देखता है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन देखता है या मैनेजमेंट देखता है वहां पर। तो ये सब चीजें ऐसे होती हैं कि वन बाय वन इसको हम लोग को डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है ना। बिना इसके हम लोग आगे अगर काम करें तो वो काम अच्छे तरीके से नहीं होगा, कहीं ना कहीं कमियां रहेंगी। ये ऐसे स्टेप को लागू करने से ये होता है कि हमारा काम सक्सेसफुल होता है, हम बीच में कहीं जो है फेल नहीं होते हैं ना। क्लियर है भाई? ओके सर। ठीक, चलो अब जी स्टेट सर। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, जिसको कहते हैं राज्य के उद्देश्य। कहीं कहीं मानक भी लिखा हुआ मिलता है। इसमें कहते हैं कि आफ्टर द एनालाइज ऑफ द लर्नर्स एट्रीब्यूट द टीचर मस्ट स्टेट स्टैंडर्ड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द लर्नर मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों की विशेषताओं का विश्लेषण के बाद जो है ये सेकेंड स्टेप होता है। उसमें क्या होता है, शिक्षक को शिक्षण मॉड्यूल के लिए एक मानक तथा उद्देश्य बताने होंगे। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मॉड्यूल है लर्निंग मॉड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहीं पर पॉइंट इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, लर्निंग मॉड्यूल। ठीक है, कि लर्निंग मॉड्यूल जो है किसके अंतर्गत आएगा। तो लर्निंग मॉड्यूल जो शिक्षा मॉड्यूल होता है, ये जो है उद्देश्य, कोई उद्देश्य हमारा, कोई क्या उद्देश्य होता है कि हम किस पर्पस के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्लासरूम में बैठे हैं पढ़ाने के लिए, उस पर्पस को बताने का जो होता है ये लर्निंग मॉड्यूल कहलाता है। ठीक है, लर्निंग मॉड्यूल के लिए मानक तथा उद्देश्य बताने होंगे। लर्निंग मॉड्यूल का मतलब होता है कि जिस किसी भी काम को हम करने के लिए आए हैं, उस काम को हम फाइनली कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि जो हमारा मेन एम होता है, उस मेन एम को लर्निंग मॉड्यूल बोल रहे हैं हम लोग ना। ठीक है, शिक्षा मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब एक फ्रेमवर्क होता है, एक तरीके से तैयार करना कि हम किस तरीके से लर्निंग हमारी पहले स्टेप पे चलेगी, दूसरे स्टेप पे चलेगी, कैसे हम करेंगे। तो ये स्टेट ऑब्जेक्टिव्स में आके आपका होता है। पहले वाले में आप चीजों को केवल एनालाइज करते हो, दूसरे वाले में उसको किस तरीके से लागू करना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसमें और कहता है कि इसमें जो है, कहता है कि इस बात को शामिल किया जाता है कि निर्देशन के परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी जो है क्या करने में सक्षम होंगे। मतलब इसमें यह पता चलता है कि जो है हम जब बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे को समझाएंगे या उसके साथ हम अपना समय स्पेंड करेंगे, तो उसके अंदर से क्या चीजें निकल कर आने वाली है। कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ what the learners will be able to do as a result of the instructions। मतलब कि इस स्टेप में क्या होता है, शिक्षार्थी के अंदर क्षमता क्या होंगी इसका हमें पता चलेगा। यहाँ पे पता होता है कि इसका मेन होता है शिक्षार्थी क्या करने में सक्षम होगा।
ठीक है, सक्षम होगा। मतलब कि यहाँ पर कहता है कि यहाँ जितने जो भी बच्चे के बारे में हम काम कर रहे हैं वह बच्चा क्या कर पाएगा, यहाँ पर ये पता चलता है किस स्टेप में, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेट ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर चीजें हमें दो चीजें पता चलेगी, हमें लर्निंग मॉड्यूल पता चलेगा, फिर हमें शिक्षार्थी क्या करने में सक्षम होगा जब उसको हम टीच करेंगे, उसको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, आगे करेंगे, उसके अंदर से क्या चीजें निकल कर आएंगी, यहाँ पर ये चीजें पता हमें चलती हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है? इंग्लिश में लिख दे कहो तो, इसको इंग्लिश में भी लिख लो। लिखिए, व्हाट द लर्नर्स विल बी able, ठीक है, able to do as a result, as a result of the इंस्ट्रक्शन। कि हम निर्देशन देने के बाद जो है, निर्देशन देने के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ये मेन की पॉइंट है, इसको नोट रखना है आपको कि जब कभी हम निर्देशन देने के परिणाम स्वरूप हमें क्या चीज मिलेगी शिक्षार्थी के अंदर से, ये चीजें हमें पता चलती हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, बताइए। जी सर। अब यहाँ पर जब इतनी चीजें हैं तो यहाँ पर ये भी सिक्योर करा जाता है कि स्टूडेंट जो लर्नर्स है वो क्या जानेंगे और कैसे जानेंगे। ठीक है ना, कि ये भी, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी होंगे कि मतलब सबसे पहले क्या जानेंगे। ठीक है ना, क्या जानेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर ये पॉइंट है, और क्या करने में सक्षम होंगे, ये तो क्या जानेंगे और क्या करने में सक्षम होंगे। ठीक, क्या करने में सक्षम होंगे इसके बारे में मिलता है। इसका एक उदाहरण अगर हम लेंगे तो उदाहरण जो है मेडिकल छात्रों के साथ जो है, मेडिकल छात्रों को हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें कह सकते हैं कि जहां पे स्टूडेंट जो है कम से कम 2 डेटाबेस या 2 खोज को जो है तकनीकों के रूप में बनाने में, मतलब आप कह सकते हैं मेडिकल में आपने देखा होगा कि वो जो है कोई नई चीजों को इजाद करने में लगे रहते हैं। या आप देखते होंगे क्लास जब कभी टीचर पढ़ाता है, साइंस के स्टूडेंट क्या होते हैं, वहां पर उनके अंदर क्यूरियोसिटी क्या रहती है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे। और जब कभी टीचर उसके अंदर पोटेंशियल डालता है तो टीचर भी सोचता है कि इसके अंदर से अब देखते हैं क्या चीजें निकल कर आएंगी। जैसे हमारी जमीन होती है, जमीन पे जो चीज हम डालते हैं, लगाते हैं, या तो वो चीज उगती है या फिर वो खराब हो जाती है। वैसे ही स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर हम लोग डालते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि वो क्या चीजें निकाल कर, उसके अंदर से क्या चीजें हैं जो निकल कर बाहर आने वाली है। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज आती है कि उद्देश्य को हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, उद्देश्य का मेंस क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मेन मतलब होता है, इसका मेन उपयोग जो हम कह सकते हैं कि उद्देश्य, यहाँ पे पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा, उद्देश्य का मेन कार्य होता है छात्रों की सफलता का आकलन करना। लिखेंगे इसमें, उद्देश्य का मतलब होता है, लिखिएगा, उद्देश्य का मतलब होता है छात्रों की सफलता का आकलन करना। ठीक, अब यहाँ पर उद्देश्य को जानने के लिए इन्होंने क्या बोला है, कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स को जानने के लिए इन्होंने क्या बोला है कि कह रहे हैं कि किसी भी सीखने के उद्देश्य को जानने के लिए इन्होंने एक स्टेप बताया है। लिखेंगे, इसको साफ कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स आपके
कैसे होनी चाहिए, ए बी सी डीज होने चाहिए, ठीक है ना, ऐसे होने चाहिए, ए बी सी डीज होने चाहिए। अब ये ए बी सी डी के रूप में इन्होंने याद रखिएगा, एस्योर मॉडल में ही ए बी सी डी के बारे में बात करी गई है। अब ये बात करेंगे ए बी सी डी होता क्या है, ठीक है ना, ए बी सी डी होता क्या है। ये ए बी सी डी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, इसको बोलते हैं सीखने के उद्देश्य ना, इसको लिखिएगा सीखने के उद्देश्य, एबीसीडी के सीखने के उद्देश्य। सबसे पहले आपका ए आता है, ए का मतलब होता है आपका ऑडियंस, ठीक, ए का मतलब क्या होता है, ऑडियंस होता है। फिर आपका बी का क्या मतलब होता है, बी का मतलब बिहेवियर होता है आपका, बिहेवियर होता है। सी का मतलब क्या होता है आपका, कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस होता है। फिर डी होता है आपका, डी का मतलब क्या होता है आपका, डिग्री, ठीक, डिग्री होती है आपकी, ठीक, यहाँ पर ये चीजें होती है। मतलब कि यहाँ पर ऑडियंस मींस होता है श्रोता, श्रोता होता है। फिर दूसरा जो होता है, दूसरे में बिहेवियर को व्यवहार बोलते हैं, व्यवहार होता है। फिर कंडीशन में स्थिति या शर्तें होती हैं, शर्तें होती हैं। और डिग्री में क्या होता है आपकी क्षमता, या डिग्री को डिग्री बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये होता है। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है, केवल यही बुझाता है। इसका फुल फॉर्म अगर पूछ लेगा तो फुल फॉर्म आपको बताना है। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब ऑडियंस होता है, और आपका ए का मतलब क्या होता है, ऑडियंस होता है। बी का मतलब बिहेवियर होता है। सी का कंडीशन होता है। और डी का डिग्रीज होता है आपका, ठीक है, डिग्री होता है। अब इसमें होता क्या चाहिए ये भी जान लो। इसमें क्या होता है कि कहता है कि फ्रॉम whom इज द ऑब्जेक्टिव इंटेंडेड, मतलब उद्देश्य किसके लिए, यहां पर होता है मेन उद्देश्य किसके लिए, लिख लीजिएगा, उद्देश्य किसके लिए, ठीक, उद्देश्य किसके लिए। सबसे पहले ऑडियंस जो होता है, ऑडियंस में श्रोता को ही सुनेगा, तो उद्देश्य बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे, उद्देश्य उसके लिए होता है। फिर कहता है कि बिहेवियर, बिहेवियर में कहता है कि व्हाट इज द बिहेवियर और परफॉर्मेंस टू बी डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स होता है प्रदर्शन करना। कहता है कि प्रदर्शित किया जाने वाला व्यवहार या प्रदर्शन, लिखेंगे प्रदर्शित किया जाने वाला व्यवहार, ठीक है, प्रदर्शित किया जाने वाला व्यवहार या ऑब्लिक प्रदर्शन। व्यवहार, व्यवहार में क्या होता है कि यहाँ पर प्रदर्शित किया जाने वाला व्यवहार या प्रदर्शन क्या है। यहाँ पर सबसे पहले सब में किसके लिए ऑडियंस होगी, तो किसके उद्देश्य के लिए ऑडियंस होगी, स्टूडेंट होंगे, कोई तो उद्देश्य होगा उनका यहाँ पर क्लासरूम में बैठने का, तो ये उद्देश्य हो जाता है। ये आप हमारे साथ जुड़े हैं तो एजुकेशन फील्ड में आप अच्छा बेहतर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये आपका उद्देश्य किसके लिए, एजुकेशन में अच्छा करने के लिए। और प्रदर्शित किया जाने वाला व्यवहार या प्रदर्शन क्या है, आपका जो परफॉर्मेंस होगा उससे संबंधित है। फिर आपकी आती कंडीशन, कंडीशन कहता है कि व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच द बिहेवियर ऑफ परफॉर्मेंस विल बी ऑब्जर्व, मतलब कहता है कि वे कौन सी स्थितियां हैं जिनके तहत व्यवहार या प्रदर्शन का अवलोकन किया जाएगा। लिखेंगे वे कौन सी, ठीक है, वे कौन सी स्थितियां हैं या वे कौन सी शर्तें हैं
ठीक है, वे कौन सी स्थितियां हैं या शर्तें हैं जिनके जिनके लिए व्यवहार या प्रदर्शन जिनके लिए व्यवहार या प्रदर्शन, ठीक है, जिनके लिए व्यवहार या प्रदर्शन का अवलोकन, ठीक है, व्यवहार या प्रदर्शन का अवलोकन किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा आपका, ये हो गया। फिर आपका लास्ट में आता है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है किस डिग्री तक ज्ञान या कौशल के महारत हासिल होगी, ठीक है ना। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किस डिग्री तक, किस डिग्री तक ना, किस डिग्री तक ज्ञान या कौशल में, ज्ञान या ज्ञान या कौशल में महारत हासिल होगी। ठीक, यहां पर ये होता है। तो ये थर्ड वाले में क्या लिखे, प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन का लिखेंगे ये ना, वे कौन, थर्ड वाले ना, वे कौन सी शर्तें हैं जिनके लिए व्यवहार या प्रदर्शन का अवलोकन, ठीक है ना, अवलोकन, अवलोकन अवलोकन किया जाएगा। अब इसको बहुत इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहले कहता है कि एबीसीडी लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है, सीखने के जो उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले होते हैं कि ऑडियंस, तो ऑडियंस किसके लिए आएगी, कोई उद्देश्य हो ना, तो ऑडियंस जो है उद्देश्य किसके लिए होंगे, ऑडियंस, तो कहता है उद्देश्य किसके लिए होंगे, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके। फिर कहता है बिहेवियर, बिहेवियर कहता है कि जो आपका व्यवहार है, प्रदर्शन किया जाना है, वह जो है किया जाने वाला व्यवहार है, प्रदर्शन क्या होगा, कि आप जो बिहेवियर करेंगे वो बिहेवियर क्या होगा, ठीक है ना। फिर सेकंड में आता है कंडीशन, कौन सी शर्तें होंगी जो है उनके व्यवहार या प्रदर्शन को हम लोग अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उनके परफॉर्मेंस को, ठीक है ना। याद रखिएगा, इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट आएगा आपका, ठीक है, लिख लिया गया, डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पर ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को हम लोग कहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है ना, परफॉर्मेंस को दोनों में हम लोग चेक करें ना। यहाँ पे इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट की पॉइंट है। ऑब्जर्व मींस होता है अवलोकन, यहाँ पे मेन की पॉइंट को लिख लिएगा, अवलोकन लिखिए जरा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे अवलोकन लिखिए, अवलोकन मेन पॉइंट है। डेमोन्स्ट्रेट मींस होता है प्रदर्शन करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बिहेवियर में आपका क्या आ जाएगा, डेमोन्स्ट्रेट करना आपका आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन में ऑब्जर्वेशन आपका आ जाएगा, किस कंडीशन में है, कौन सी स्थिति में है, उसको ऑब्जर्व करना है हमें, कौन सी शर्तें हैं उसको ऑब्जर्व करना है हमें, ठीक है, अवलोकन किया जाना है यहाँ पे। फिर डिग्री, डिग्री का मतलब होता है ज्ञान या कौशल, कहता है कि टू व्हाट डिग्री विल बी नॉलेज और स्किल बी मास्टर्ड, मतलब यहाँ पे डिग्री में मास्टर्ड की बात आती है, किसकी, ठीक, मास्टर्ड की बात आती है यहाँ पर कि हम यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट होगा तो वो मास्टर किस क्षमता तक बन जाएगा, उसको कौन सी डिग्री या कौन सा ज्ञान मिल जाए, किस कि वो जो है एक काबिल बन जाए, मास्टर बन जाए उस सब्जेक्ट का, उस नॉलेज का, जो चीज उसको पा रहा है, जो चीज वो, ठीक है।
क्लियर है पॉइंट? थोड़ा सा कट रहा है। जी जी सर। ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे। हाँ सर। चलो, इसमें ये जो है थोड़ा सा लेंदी है ना, थोड़ा सा बड़ा है ये। सेलेक्ट सर। ठीक है, तीसरे वाले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेलेक्ट स्ट्रेटजीज, सेलेक्ट स्ट्रेटजीज, ठीक है, स्ट्रेटजीज, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। टेक्नोलॉजीज के साथ फिर और क्या आता है, मीडिया, ठीक है, मीडिया आई, मीडिया एंड मटेरियल्स, मटेरियल्स आपका आ जाता है इसमें। मतलब इसमें कह सकते हैं जो भी आपकी रणनीति बनाएंगे, मतलब यहाँ पे चुनना है सभी चीजों को। आपकी रणनीतियां क्या होंगी, प्रौद्योगिकी क्या होगी, मीडिया क्या होगी और सामग्री चुनना। ठीक है, यहाँ पे चुनेंगे आप, चुनना है किसको, रणनीति के बारे में। सर इसमें कहते हैं टेक्नोलॉजी आ जाएगा और मीडिया और ये क्या है? हाँ, रणनीति आएगी, मैं लिख रहा हूँ पूरा, दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है सर, इंग्लिश में क्या लिखे खड़े वाला? हाँ, स्ट्रेटजीज है, मटेरियल क्या? टेक्नोलॉजीज है आपकी, मीडिया है और मटेरियल्स है आपका, मतलब प्रौद्योगिकी आपकी, ठीक, प्रौद्योगिकी है आपकी, फिर आपका मीडिया है, मीडिया है आपका, मीडिया मटेरियल में सामग्री। अब देखिए इतनी चीजों को यहाँ पे चुनना है, ठीक है, इतनी चीजों को, ठीक है, इतनी चीजों को यहाँ पर चुनना है, डिस्कस करना है इतनी चीजों को। तो सबसे पहले कहते हैं कि इसका संक्षिप्त या दूसरा नाम जो कहते हैं कि इसका संक्षिप्त नाम, इसका कहते हैं संक्षिप्त नाम में दूसरा एस जो है, कुछ चुनिंदा जो है रणनीतियों, मीडिया और सामग्रियों को चुनने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सेकेंड, ये जो एस है, पहले एस में हम लोग ने क्या पढ़ा था बताइए जरा, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा था हम लोगों ने। दूसरा जो एस है, सेकेंड एस जो है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे स्ट्रेटजीज को, टेक्नोलॉजीज को, मीडिया को एंड मटेरियल्स को। ठीक है ना। इसमें कहते हैं कि क्या देखने को, तो कहता है कि यह देखते हुए कि आप क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, उन सब चीजों के बारे में पूरा का पूरा ये बताता है कि आप इससे संबंधित कैसे किसी भी चीज को निकाल कर लेकर आएंगे आप यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? बताइए। नो सर, एक बार फिर से बता। हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे मान लो एक टीचर है, एक जो इंस्ट्रक्शन देने वाला है, वो आपके सामने वो कहता है कि कितने हिस्से में शिक्षक केंद्रित होगा और कितने हिस्से में छात्र केंद्रित होगा। ये यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि कितने परसेंट में टीचर होंगे, मतलब इंस्ट्रक्शन में कितना पॉइंट शिक्षक केंद्रित होगा और कितना हिस्सा छात्र केंद्रित होगा, इसी के अंदर निर्धारित होता है। मतलब लिखेंगे कितना हिस्सा शिक्षक केंद्रित, ठीक है, ये इसके बारे में यहां पर ये चुना आता है ना। और लिखेंगे दूसरा, कितना हिस्सा छात्र केंद्रित। यहाँ पर जितनी भी चीजें हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने में ये होगा कि यहाँ पर जो भी रणनीतियां होंगी, वो रणनीति में कितना भाग शिक्षक का होगा,
कितना भाग छात्र का होगा, ये ध्यान होगा। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो यूज करेंगे टीचर, वो हम जो टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे वो टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए कि स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। कभी कभी टीचर सेंटर्ड होती है, कभी कभी स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। तो दोनों का रेशियो एक इक्वल वे में रखना है। मीडिया दोनों के लिए होंगे, सामग्री दोनों के लिए होंगी। यहाँ सबसे ज्यादा सामग्री किसके लिए होगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम लोग को जैसे हम देखते हैं कि पहली रणनीति में हम लोग देखते हैं कि पहले जैसे जब हमें जाना होता है सबसे पहले हमें व्याख्यान, हमें क्या करना है, लेक्चर देना है। ठीक, लेक्चर के बाद डेमोन्स्ट्रेट करना है, मतलब प्रदर्शन करना है। भाई हम लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर के बाद हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या मेरा हाव भाव है, हमारी भाषा का उतार चढ़ाव कैसा है, ये हमारा शो किसमें करें, डेमोन्स्ट्रेशन में ये सब चीजें शो करेंगी। और वीडियो दिखाना, अब मान लो हमें कोई बच्चे को या आपको ही दिखाना है, हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएं, तो ये सब चीजें जो है टीचर के रूप में टीचर के लिए होती है। तो टीचर के लिए क्या क्या है आप लिख सकते हैं टीचर में, लेक्चर आता है आपका। ठीक है, ये लेक्चर आप ऐसे लिख दो, लेक्चर आएगा। लेक्चर के बाद आपका डेमोन्स्ट्रेशन आ जाएगा, व्याख्यान होता है। डेमोन्स्ट्रेट मींस होता है प्रदर्शन। ठीक, शोइंग वीडियो में वीडियो दिखाना। ठीक, ये होता है। ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका टीचर सेंटर जो होता है। दूसरे में आपका ऐसे समूह या चर्चा, मतलब कि अब आता है सेकंड कि स्टूडेंट के हिस्से में क्या आता है। ठीक, स्टूडेंट सेंटर्ड जब होता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें आपका आता है समूह चर्चा होती है, आपकी ग्रुप डिस्कशन होता है। आपका क्या होता है, ठीक, ग्रुप डिस्कशन होता है आपका। ठीक, ग्रुप डिस्कशन होता है आपका। ग्रुप डिस्कशन के साथ आपका कोऑपरेटिव ग्रुप वर्क, ठीक है, कोऑपरेटिव ग्रुप वर्क होता है। ठीक, कोऑपरेटिव ग्रुप वर्क होता है। इसको हम क्या कहेंगे, सबसे पहले समूह चर्चा होती है, समूह चर्चा होती है। फिर दूसरा क्या होता है, सहकारी समूह कार्य होता है आपका, सहकारी समूह कार्य होता है आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत आपका, ठीक है ना। अगर हम इतनी चीज पॉइंट क्लियर है बताइए। सबसे पहले पॉइंट हम लोग देखेंगे, इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। स्ट्रेटजीज होती है आपकी, ठीक है, प्रभावी सीखने की रणनीतियां होती हैं आपकी। पहले प्रभावी सीखने की रणनीतियां होती हैं। दूसरे पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि फुल पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स, लिखेंगे फुल पार्टिसिपेशन, ठीक है, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, ठीक, लर्नर इसको हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थियों की पूर्ण भागीदारी ना, या विद्यार्थियों की, शिक्षार्थी होंगे यहाँ पे, शिक्षार्थियों की
पूर्ण भागीदारी। ठीक है, नंबर 3 पे हम लोग जो बात करेंगे, इसमें क्या होता है कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड मटेरियल्स। ठीक है ना, प्रॉपर टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड मटेरियल्स आता है। ठीक है ना, क्या होता है उचित प्रौद्योगिकी। ठीक है, उचित प्रौद्योगिकी, मीडिया और सामग्री। ठीक है, सामग्री। तो ये मेन पॉइंट होता है, इसके अंदर हम लोगों ने ये चीजें जानी है। ठीक है, इसको हम लोग इतने भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि जो हम लोग जो सिलेक्शन करेंगे उसमें प्रभावी सीखने की रणनीतियां होंगी। प्रभावी सीखने की रणनीतियों में स्टूडेंट और टीचर दोनों आ जाएंगे आपके। फिर इसमें शिक्षार्थियों की पूर्ण भागीदारी के बारे में हम लोग बात करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी, मीडिया और मटेरियल्स का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? बताइए। नंबर 4 पे आपका है यूटिलाइज आएगा ना। यूटिलाइज आएगा। यूटिलाइज में आपका क्या आएगा? यूटिलाइज में हम लोग का टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड मटेरियल। यूटिलाइज में टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड मटेरियल। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है ना, उपयोग करना। अब कहते हैं यूटिलाइज में कहते हैं उपयोग करना। अब उपयोग करना किसका? टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड मटेरियल्स का हम लोग उपयोग कैसे करेंगे? अभी तक हम लोगों ने सिलेक्शन किया था, सेलेक्ट किया था, अब हम लोग उसका उपयोग कैसे करेंगे? कहेंगे दिस स्टेप इन द एश्योर प्रोसेस कंसर्न्स making a plan as to who you will utilize the technology, media and materials that you have selected। मतलब इसमें कह रहा है कि एश्योर प्रक्रिया का इस चरण, जो यह चरण है, यह चरण एक योजना बनाने से संबंधित है। किससे? योजना बनाने से संबंधित है कि आप अपने द्वारा चुनी गई जो है तकनीक है, जो मीडिया है, जो सामग्री है, उसका उपयोग कैसे करेंगे। लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा कि इस स्टेप में हम लोगों ने जो पिछले स्टेप में जो चीजें सिलेक्ट करी थी उनका उपयोग किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में बताता है। ठीक है, इसी से संबंधित इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसको बताने के लिए 5 पीस प्रक्रिया को बताया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया 5 पी। ठीक है, 5 पीस जो होता है, 5 पीस जो है आपकी, ये प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। 5 पीस प्रक्रिया को यहाँ पर लागू किया जाता है। प्रोसेस, 5 पीस प्रोसेस। ठीक, 5 पीस प्रोसेस को यहाँ पर लागू किया जाता है। इसी के माध्यम से इसका यूटिलाइज हम बता सकते हैं। 5 पीस कौन कौन से हैं? नंबर एक आपका प्रीव्यू होता है। आपका नंबर एक, ये P1 लिख सकते हैं। P1 बराबर आपका प्रीव्यू। ठीक है, प्रीव्यू होता है आपका। ठीक है, प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? प्रीव्यू का मतलब होता है आपका पूर्वावलोकन। ठीक है, पूर्व अवलोकन या पूर्वावलोकन। पूर्वावलोकन होता है। फिर नंबर दो P2 होता है आपका। P2 को हम लोग क्या बोलते हैं?
प्रिपेयर टेक्नोलॉजी, आवाज आ रही है आप लोगों को? बोलिए। जी सर जी। ठीक है, प्रिपेयर टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रौद्योगिकी तैयार करना या तकनीकी तैयार करना। तकनीकी तैयार करना होता है। फिर नंबर 3 पे हम लोग करते हैं P3। P3 में आपका क्या होता है कि प्रिपेयर इन्वायरमेंट, प्रिपेयर इन्वायरमेंट में क्या होता है आपका? पर्यावरण तैयार करना या वातावरण तैयार करना। पर्यावरण तैयार करना होता है। फिर नंबर 4 पर आपका आएगा P4। P4 क्या होता है आपका? आपका होता है कि प्रिपेयर लर्नर्स, ठीक। प्रिपेयर लर्नर शिक्षार्थियों को तैयार करना। शिक्षार्थियों को तैयार करना। और P5 में क्या होगा आपका? P5 में होता है आपका प्रोवाइड। प्रोवाइड में क्या होता है? प्रदान करना। प्रदान करना। ये 5 पीस होता है। आपके एग्जाम में अगर पूछ लेगा 5 पीस क्या होता है, तो 5 पीस को आप बड़े आसानी से इसको बता सकते हैं कि ये जो है एसईओ मॉडल में चौथे स्टेप में होता है। इसका उपयोग यूटिलाइज में इसका प्रयोग करते हैं। यू में जो आपका जो यू होता है यूटिलाइज में, हम लोग इसमें बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये किस लिए होता है? इसका गोल क्या होता है? इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाना होता है, ठीक है। जिसमें जो है इसके चौथे स्टेप में हम लोग बात कर रहे हैं यूटिलाइज को हम लोग कैसे उपयोग करेंगे, इसको बताने के लिए 5 पीस का हम लोग प्रयोग करते हैं। 5 पीस में सबसे पहले प्रीव्यू होता है। प्रीव्यू का मतलब होता है पूर्वावलोकन करना। मतलब इसका मतलब ये होता है कि समय से पहले योजना बनाना महत्वपूर्ण होता है कि आप उनका उपयोग कैसे करने वाले हैं। जैसे हम इसको बता सकते हैं कि अपने पाठ को वास्तविक रूप में पढ़ाने से पहले उसका हमें गहन अध्ययन करना चाहिए कि हम क्लासरूम में जाएंगे तो हम कैसे उस टॉपिक को समझाएंगे, उसको समझाने के लिए क्या क्या एग्जाम्पल्स को हम लोग सेट करेंगे। तो तमाम तरीके की जो चीजें होती हैं वही आपका प्रीव्यू में आता है आपका, ठीक है। प्रीव्यू में आता है। फिर आता है कि प्रिपेयर टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि आपको जो लेसन क्लासरूम में पढ़ाना है, आपको अपना जो पाठ पढ़ाना है, तो उन सभी चीजों की आवश्यकता होगी। मतलब क्या क्या चीजें आपको आवश्यकता होंगी पढ़ाने के लिए, उस लेसन को समझाने के लिए, उससे संबंधित इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो ये होगा आपका क्या होता है? प्रिपेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में होता है। इसको उदाहरण के रूप में अगर हम लें कि यदि हमें किसी को समझाना है तो हम क्या करेंगे? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें क्या होगा? स्क्रीन चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, इन सब चीजों को। तो ये टेक्नोलॉजीज के माध्यम से हम आपको समझाना चाह रहे हैं। कोई देखा होगा बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं आज के समय में जो एमएड कर रहे हो आप या आप फिर बीएड कर रहे हो, तो आपका जब प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल में आपको पीपीटी बनाने के लिए कहा जाता है ताकि आप जो है आने वाले समय में इसके लिए तैयार रहें कि टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कितना नॉलेज है, ये होता है। फिर इसके बाद आता है प्रिपेयर इन्वायरमेंट, ठीक है।
प्रिपेयर द एनवायरनमेंट, पर्यावरण तैयार करना। तो इसके अंदर क्या होता है कि वहां पर सीखने के माहौल को बनाया जाता है। जैसे आप क्लासरूम में आए, क्लासरूम में बहुत से बच्चे बात कर रहे हैं, अब आप आते ही मान पिछली क्लास में आपने जो पढ़ाया था तुरंत आपने उस क्वेश्चन को पुटअप कर दिया। जब आपने उस क्वेश्चन को पुटअप किया, सब बच्चे एकदम अलर्ट होके बैठ गए ना, अरे सर आ गए, अब पिछला पूछे तो इसका मतलब हम लोग को रिवीजन करना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि 5 मिनट का टाइम है, रिवीजन कर लो सब लोग। तो सब लोग तुरंत फटाफट क्या हो गए, एकदम हो गए। तो वहां पे पढ़ने का इन्वायरमेंट ऑटोमेटिक बन गया है। ठीक है, तो ये आपका होता है इन्वायरमेंट, प्रिपेयर इन्वायरमेंट तैयार करना। इन्वायरमेंट को हम लोगों ने तैयार किया। फिर आपका क्या आता है लास्ट कि प्रिपेयर लर्नर, लर्नर को कैसे तैयार करना है। तो इसमें कहता है कि सबसे पहले आपको शिक्षार्थियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्लासरूम में किस लिए बैठे हो, क्या उद्देश्य लेकर आए हो। कोई कंपटीशन क्लासरूम में बैठा है तो उसके जॉब पाने के उद्देश्य होते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो एजुकेशन को अच्छे तरीके से समझने के, फील करने के लिए आप बैठे हमारे साथ। तो वहां पर पर्पस को उनके ये वहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है यहाँ पर। ठीक है ना। फिर क्या क्या आता है आपका प्रोवाइड होता है प्रदान करना। अब क्या प्रदान करेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस, जो हमारे पास अनुभव है हम अपने अनुभव को पाठ के माध्यम से सभी लर्नर्स के सामने उसको प्रस्तुत करेंगे। उसको पूरा पिछले जितने भी आपके स्टेप थे उन स्टेप को फॉलो करके वहां पे बताएंगे। फिर यहाँ पर एक शिक्षक जो है, शिक्षक के रूप में आपकी हम यहाँ पर पूरी चीजें बताएंगे ताकि आप बच्चे सफल हो जाए, हर चीजें हो जाए आपका। क्लियर है पॉइंट, यहाँ पर इतने पॉइंट बताइए। अब हम लोग जो चलते हैं वो आपका आता है यहाँ पे आर वाले पर, 5 नंबर पे जो आर वाले, आर का हमने क्या बताया था, आर का क्या बताया था, रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायरमेंट किसने, लर्नर पार्टिसिपेशन की। ठीक है, लर्नर पार्टिसिपेशन की हम लोग बात करेंगे तो लर्नर पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता। ठीक है, कि विद्यार्थी की भागीदारी कितनी होगी। यह चरण जो है पिछले अन्य चरणों के अंतर्गत जो है आता है। मतलब कहते हैं कि दिस स्टेप एक्चुअली बिलोंग विथ इन अर्लियर स्टेप। ठीक है, यह चरण वास्तव में पिछले चरणों के अंतर्गत ही आता है। आप देखे होंगे कि ये जो है इससे पहले वाले में जो हमने पढ़ाया था उसमें ही आता है। लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है कि बच्चों की भागीदारी कैसे होगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप जो योजना बनाए उस योजना में आप जो है सामग्री को जो पढ़ा रहे हैं आप उस सामग्री को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि यह जो है कक्षा स्तर पर या हम व्यक्तिगत स्तर पर दोनों को समझने में हम क्या करते हैं कि जब कभी हम किसी भी चीज को पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों के या उनके आसपास के एनवायरनमेंट से जोड़कर जब उनको बताते हैं तो वो पार्टिसिपेट ज्यादा करते हैं। लगता है कि वो हमारी कहानी है, हमसे जुड़ी कहानी है, इसलिए हमें उसके बारे में समझना चाहिए, सुनना चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम तरीके की चीजों को हम लोग करते हैं जिससे बच्चे जो है जुड़कर आसानी से सीख सके यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ कहते हैं कि कक्षा चर्चा में छात्रों की भागीदारी की आवश्यकता हो, सेमिनार का हम प्रयोग करते हैं। आप ग्रुप डिस्कशन को भी यहाँ पर ला सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है, सेमिनार्स के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, इफेक्टिव सामग्री को देने से यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है। तो तमाम तरीके की इतनी चीजें इसके अंतर्गत आती है आपकी। क्लियर पॉइंट बताएं। अब लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप आपका 6 नंबर है। 6 नंबर आपका इवेल्युएशन आता है आपका। इवेल्युएशन या इवेल्युएट आता है जिसमें ये कहता है कि द फाइनल स्टेप इन द एस्योर प्रोसेस इज जस्ट एज सर्कुलर एज आर ऑफ द अदर्स।
मतलब कहते हैं कि एसओआर प्रक्रिया में अंतिम चरण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य सभी चरण होते हैं। इसमें क्या होता है कि इस स्टेप में विद्यार्थियों ने अपने अनुभव, अपने जो है शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के सीखने पर अपने शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन कौन करता है? अध्यापक करता है। जैसे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमारा मूल्यांकन कब होगा? हम कितना अच्छा कितना खराब पढ़ाते हैं इस पर नहीं है, आप कितने सफल हो रहे हैं इससे मेरा आकलन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं कि हम कैसा पढ़ा, इंपॉर्टेंट ये है कि जो सामने वाला है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर उसको चीजें समझ में आएंगी तो वो चीजें उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? बताइए, इवैल्यूएशन में यही होता है आपका। क्लियर है पॉइंट? जी सर। जी सर। ठीक, तो यहाँ पर ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली। यहाँ पे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आप समझ गए होंगे कि एसओआर मॉडल का एडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे टीचर लर्निंग और जो है आपका किसका टीचिंग एंड लर्निंग के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन डिसएडवांटेज जान लो, डिसएडवांटेज क्या है। तो इसमें कहता है कि एसईओ जो है मॉडल जो है इसका उपयोग शिक्षण परियोजना के किसी भी आकार के साथ किया जा सकता है, लेकिन बड़ी और जटिल परियोजना के साथ इसमें अच्छा काम करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज इसमें है कि बड़ा जब होता है तो बड़े साइज में थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाता है। बस इतना ही इसका मेन है आपका। और अब हम लोग पिछली क्लास में क्या करेंगे? पिछली क्लास में सर क्या इसमें डिसएडवांटेज इसमें यही होता है कि जब बड़ा कोई बहुत ज्यादा बड़ा होता है तब इसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसमें, है ना। एक क्लासरूम के लिए तो आप एक क्लास मतलब साइज ऑफ द स्टूडेंट, साइज ऑफ द क्लासरूम ना, तो वहां पर जैसे हमने मान लो हमारे 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों के अकॉर्डिंग मैंने चीजों को सेटअप तो कर लिया, लेकिन वहीं पे 1000 2000 बच्चे हों या 500 बच्चे हों तो वहां पे क्या करेंगे? वहां पे हम लोगों के लिए परेशानी रहेगी, हम लोग उन चीजों को नहीं हैंडल कर पाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीजें होती हैं। क्लियर है पॉइंट? थैंक यू। जय हिंद सभी।